स्टार्ट करते हैं भाई साहब अपने पिछले टॉपिक के साथ में। पिछला टॉपिक अपना कौन सा था? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहां पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को? यहां पे मैंने ये बताया था कि भाई साहब कूलम का जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि कूलम फोर्स क्या है? फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर मुझे फोर्स लिखना है तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। ऐसी बात थी, तो मैंने बोला था कि भैया देखो बात ऐसी है कि एक काम करो। क्या काम करो? अगर मेरे पास में इस तरह से एक ओरिजिन है, कैसे? इस तरह से एक ओरिजिन अगर मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एक चार्ज लिया मैंने Q1, यहां पे एक चार्ज लिया था Q2, ठीक है, और मैंने इसकी पोजीशन लिखी थी। इसकी पोजीशन कैसे होगी? इसकी कुछ पोजीशन होगी ना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मान लो 3,4 इसका जो है बोल देते हैं इसकी पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और इसकी मान लो 5,2 है, ठीक है। तो इसको जो यहां से मिलाने वाला लाइन होगा वो होगा R1 वेक्टर, और R1 वेक्टर कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद R2 जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा हमारे पास में कितना? 5i कैप प्लस 2j कैप, क्योंकि x में जितना चला वो i कैप में और y में जितना चला वो j कैप में। ये पिछले क्लास की कहानी बता रहा हूं अभी, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे? सवालों पे चलेंगे, जंप करेंगे आगे की तरफ। अब मैंने बोला था कि फोर्स अगर मुझे लिखना है तो कूलम फोर्स क्या होता है? K। सबसे पहले याद रखना K, उसके बाद पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 अपॉन दोनों चार्ज के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये कहानी क्लियर है? बिल्कुल सही है। चलो अब ये कहानी अगर आप लोगों को क्लियर, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखो मैंने बताया था आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना जो अब बात बताने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब अब अगर दोनों चार्ज के बीच की दूरी लिखनी है तो पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज कौन से पे फोर्स लगा रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि मैं लिख रहा हूं F(Q2 Q1), यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। Q2 पे Q1 के कारण अगर मुझे फोर्स लिखना है तो मैंने बताया था आप Q1 पे जाके बैठ जाओ, जिसके कारण फोर्स देख रहे हो उस पे जाके बैठ जाओ। तो मैं इधर जाके बैठ गया, ठीक है। अब मुझे दिखा कि मैं तो एक पॉजिटिव चार्ज हूं, क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। मैं Q1 पे जाके बैठा, जिस पे जाके बैठोगे वैसे ही बन जाओगे, तो मैं पॉजिटिव बन गया। अब मुझे ये दिखा पॉजिटिव चार्ज, तो मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव को दूर भगाऊंगा, नेगेटिव को पास खींचूंगा। तो अगर मुझे इसे दूर भगाना है तो मैं इस पे, इस लाइन के अलोंग इधर फोर्स लगाऊंगा, और फोर्स की डायरेक्शन में होता है आर वेक्टर। ये कहानी भी पिछले लेक्चर में बता दी थी, सारी चीजें पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। पिछले लेक्चर को एक बार फटाफट यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास में? आर वेक्टर। दोनों चार्जेस के बीच की डायरेक्ट दूरी होती है वो क्या होता है? आर वेक्टर। फिर मैंने लगाया था वेक्टर ट्राइंगल लॉ कि भैया अगर तीन वेक्टर ऐसे हो कि पहला वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है और तीसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दो वेक्टर ऐसे हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन तीसरा उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये वेक्टर ऐसे घूमना चाह रहे हैं लेकिन ये वेक्टर ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है। तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे थे लेकिन तीसरा ऑपोजिट में जा रहा था, तो तीसरा वेक्टर उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी मैं बता चुका था। तो देखो पहला वेक्टर क्या हुआ? R1, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या हुआ? R2। दोनों R, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, लेकिन R2 ऑपोजिट में। देखो इसकी हेड इधर है तो इसकी हेड इधर है, मतलब ऐसे सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बन रहा है इनका, लेकिन इसकी हेड आ गई, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल मिलती हुई चलेगी, तो हम बोलेंगे कि एक डायरेक्शन में घूम रहे वेक्टर। लेकिन हेड से हेड भिड़ गया, सर से सर भिड़ गया, वहां गेम ओवर है, वहां कहानी खत्म है, ठीक है। तो भैया यहां पे अपने पास में क्या आ गया? यहां पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर आ गया था, ठीक है। तो यहां से मैंने लिख दिया था कि R वेक्टर की जो वैल्यू है वो आ गई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यानी कि R वेक्टर की वैल्यू कितनी मिली मुझे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसका क्या कर दूंगा? मॉड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख दूंगा, ठीक है। यही होता था। पिछले लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं,
सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, पिछले लेक्चर से जाके देख लेनी। यहां पे मैंने क्विकली रिवाइज किया, जो लोग मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अब यहां तक आपको समझ में आ गया ना कि फोर्स कैसे लिखा जाता है दो चार्जेस के बीच, के Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्ज के बीच की दूरी का स्क्वायर। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड का क्यूब लिख दूंगा और आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसके ऊपर आज का पूरा डिस्कशन रहेगा, जिसके ऊपर आज की पूरी कहानी रहेगी, जिसे हमें डिस्कस करना है और जिस पे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो फटाफट से अभी तक जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वीडियो को, प्लीज अपने अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि सारे लोग यहां पे हमारे साथ जुड़ जाएं। और जब एक बार जुड़ जाएंगे तो फिर मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो भाई देखो, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो मल्टीपल चार्जेस के बीच में मुझे फोर्स लिखना है। ठीक है, अब समझते हैं, अभी तक तो कल की कहानी चल रही थी, अब समझते हैं कहानी को ढंग से। तो आई होप सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, हेलो सर बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ ठीक है, लेक्चर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, लेक्चर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, और लेक्चर 3 से ही कहानी बेसिकली मैंने कूलम लॉ की चालू की थी, तो फटाफट आप वो जाके देख लेना। ठीक है, ओके 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 ओके। अब देखो, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, और आपको पढ़ना है आज का डिस्कशन। ठीक, मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या है पहले ये समझो। मैंने आपको पढ़ाया अभी दो चार्ज के बीच का फोर्स। अगर कोई भी दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 आर दूरी पे, आप बोल दोगे सर उनका मैग्नीट्यूड अगर बताना है ना फोर्स का, तो चुटकी में बता सकता हूं। मैंने बोला बता, कैसे बताएगा? आपने बोला के पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ओके, मैंने बोला एक बात बता, तू ये बोल रहा है, सियाना बन रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है Q2, अगर मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज यहां लाके रख दिया Q3, अब बता फोर्स क्या होगा? तो यार अपने बच्चे क्या है, अपने बच्चे 11वीं में पढ़ के आए हैं, वेक्टर पढ़ के आए हैं। अपने बच्चे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सर देखो बात ऐसी है, इसका जवाब मैं अभी भी दे सकता हूं। मैंने बोला कैसे देगा भाई? तो बच्चे ने बोला कि सर देखो, आपने हमें पढ़ाया 11वीं क्लास में वेक्टर, आपने हमें क्या बताया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स एक वेक्टर है तो फोर्स तो वेक्टर की तरह ऐड भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने पूछा कि चल तू Q2 पे फोर्स बता, तो आप बोलोगे सर देखो Q2 पे दो चार्ज फोर्स लगाएंगे, एक तो Q1 लगाएगा, एक Q3 लगाएगा। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? अगर मैं Q2 पे फोर्स लिखना चाहता हूं तो मैं लिख रहा हूं, देखो फोर्स ऑन Q2 पे फोर्स लिखना चाहता हूं तो कितने चार्ज है जो Q2 पे फोर्स लगा सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए दो चार्ज है जो Q2 पे फोर्स लगा सकते हैं। कौन कौन से दो चार्ज हैं? Q1 और Q3। बिल्कुल सही बात है जी, दो चार्ज हैं Q1 और Q3 जो Q2 पे फोर्स लगा सकते हैं। अब देखो पहला फोर्स जो लगेगा वो होगा F(Q2-Q1), यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q3 के कारण, तो बोलूंगा F(Q2-Q3), यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3। यहां तक बात चमकी? ओके, मतलब दो चार्ज है जो Q2 पे फोर्स लगाएंगे। अब देखो फोर्स लगेगा कैसे? मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी है R1 और इन दोनों के बीच की दूरी है R2। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात को समझो, Q1 क्या करेगा? Q2 पे फोर्स लगाएगा। मैंने बोला किधर लगाएगा? कौन लगा रहा है फोर्स? Q1, उस पे जाके बैठ जाओ। मैं जाके बैठ गया Q1 पे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जैसी संगत वैसी रंगत। मैं किस चार्ज पे बैठा हूं? पॉजिटिव पे, तो मुझे पॉजिटिव हो गया। अब अगर मैं पॉजिटिव हो गया तो मुझे पॉजिटिव से हो जाएगी दुश्मनी और नेगेटिव से हो जाएगा प्यार। अब मुझे ये Q2 क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अगर Q1 पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा? दूर की तरफ, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, लेकिन दूर की तरफ। तो लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस लेकिन दूर की तरफ। ये कौन सा फोर्स है? ये है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये कहानी चमकी कि नहीं चमकी? क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा कि भाई मेरे को दो फोर्स निकालने, मैंने Q2 पे फोर्स निकालना चाहता हूं टोटल। यहां पे मैंने मान लो बहुत सारे चार्ज पटक दिए
और मैं यहां इन दो चार्जेस के कारण इस पे फोर्स निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई इसके कारण फोर्स लगेगा, एक तो इस पे, एक इसके कारण फोर्स लगेगा इस पे, यही तो चार्ज है जो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, कैसे पता करेंगे भाई? हमने क्या किया, हम यहां पे जाके बैठ गए, मैंने देखा कि ये भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, तो दूर की तरफ मैंने फोर्स लगा दिया, ये हो गया Q2 पे फोर्स Q1 के कारण, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब Q3 के कारण Q2 पे फोर्स देखना है। किस पे देखना है? Q2 पे फोर्स Q3 के कारण। अब Q2 पे फोर्स Q3 के कारण क्या होगा? अब मैं Q3 पे जाके बैठ जाऊंगा, फोर्स कौन लगा रहा है? Q3। किस पे लगा रहा है? Q2 पे। तो मैं जाके बैठ गया Q3 पे। अब Q3 पे जाके देखा मैंने कि Q2 तो एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं भी पॉजिटिव हूं, तो मैं इस पे कहां फोर्स लगाऊंगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दूर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या लगाते हैं? रिपल्जन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। कहानी क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे जैसे मैं चला, ये फोर्स कौन सा आया? FQ2Q3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q3, ठीक है। समझ में आ गई यहां तक की बात? ओके, चलो अब देखो यार, दो फोर्सेस निकालने थे मुझे, दोनों फोर्सेस मैंने निकाल लिए। इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगा इधर, ठीक है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगा इधर। दोबारा से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगा इधर, और इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगा इधर, ठीक है। अब दो फोर्स मेरे पास हैं, मान लेता हूं इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। कितना है? थीटा। तो क्या मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं? मैं अगर FQ2Q3 लिखना चाहता हूं, यानी कि मैं लिखना चाहता हूं इस फोर्स को फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3, ठीक है। क्या लिखना चाहता हूं? फोर्स ऑन, क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया बच्चों? आई गेस आप लोग कुछ सवाल पूछ रहे हो बोर्ड और अनादर कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो बेटा देखो बात ऐसी है, आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन के लिए भी ये काफी है चीजें, और इससे ज्यादा आपको अगर कंपटीशन के लिए चीजें पढ़नी है तो मेरा जेई का क्रैश कोर्स चल रहा है, सुबह उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो बात सुनो मेरी, अब मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे अभी मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मैं अभी बिल्कुल फील में हूं, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? मुझे लिखना है Q2 पे फोर्स Q3 के कारण, ठीक है। Q2 पे फोर्स Q3 के कारण मैंने लिख दिया। अब मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं 2 पे फोर्स 3 के कारण। तो मैं बस इन्हीं दो चार्ज को देखूंगा, मैं दो चार्ज का फॉर्मूला बताया मुझे कूलम ने, तीसरे को मैं कभी देखूंगा ही नहीं, बस ये याद रखो। क्या 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 पता करना है मुझे? दो चार्ज के बीच का फोर्स पता करना है ना, तो दो चार्जेस को ही देखना है, मुझे पता ही नहीं है, कूलम ने मुझे दो चार्ज के बारे में बताया था, मैं दो के बारे में ही जानता हूं, तो मैं हमेशा दो को ही देखूंगा, इसका तीसरे का मुझे अता पता ही नहीं है, मुझे तीसरे से मतलब ही नहीं है। तो अभी मैं अगर दूसरे पे Q2 पे Q3 के कारण फोर्स लिखना चाहता हूं, तो मैं Q2 और Q3 को ही देखूंगा, Q1 से मुझे मतलब नहीं है, तो मैं इन दोनों को देखता हूं, ठीक है। तो मुझे लिखना है Q2 Q3। तो कूलम ने बोला कि K लिख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Q पहला चार्ज क्या है? Q2। दूसरा चार्ज क्या है? Q3। डिवाइड कर दो दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर से, कितनी है? R2, तो R2 का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो ये तो आ गया अपना Q2 Q3, मतलब 2 पे 3 के कारण फोर्स। अब मुझे लिखना है, क्या लिखना है? अब मुझे लिखना है 2 पे 1 के कारण फोर्स, ठीक है। तो 2 पे 1 के कारण फोर्स लिखते हैं फटाफट, फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, इस कहानी को फिनिश करते करते बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब मुझे लिखना है Q2 पे Q1 के कारण फोर्स। अब Q2 पे Q1 के कारण फोर्स क्या होगा? देखो भाई, सुरेंद्र वर्मा बोल रहे हैं, सुंदर वर्मा की हेलो सर, तो बेटा हेलो, बहुत अच्छी बात है आप लोग आए यहाँ पे। Q2 पे Q1 के कारण फोर्स बताता हूं, देखो आपको आज, आओ, ठीक है। खाना खाने से पहले बहुत चीजें आपको यहीं पे खिला दूंगा। Q2 वो रहा, Q1 ये रहा, फोर्स क्या होगा दोनों के बीच का? कूलम ने बोला था कि पहले K लिख दो, तो मैंने K लिख दिया। फिर पहला चार्ज क्या है? Q1, फिर दूसरा चार्ज फिर है Q2, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी R1, इसके स्क्वायर से कर दो, ठीक है। तो मेरे पास दोनों फोर्स आ गए, दो चार्ज थे, दोनों के फोर्स मैंने यहां पे लिख दिए, ठीक है। ये लिख दिया Q2 पे Q1 के कारण और Q2 पे Q3 के कारण। Q2 पे जो फोर्स लगा सकते हैं वो दो ही चार्ज है, एक तो ये लगा सकता है, एक ये लगा सकता है, क्योंकि इसके पास दो ही चार्ज है भैया,
एक चार्ज है, उसके पास दो चार्ज खड़े हुए हैं, तो वो दोनों ही फोर्स लगा। मान लो मैं हूं, मैं बोलूं कि मुझे आके कोई फोर्स लगाए, कोई धक्का दे, और मान लो मेरे पास दो लोग खड़े हुए हैं, तो मेरे पे कितने लोग फोर्स लगा सकते हैं? आप बोलोगे दो, मैं बोलूंगा क्यों? तो आप बोलोगे क्योंकि आपके पास दो ही लोग हैं सर, तो दो ही लोग धक्का लगा सकते हैं। अब ये बात है, वो मेरे स्टूडेंट हुए तो फिर प्रणाम करके निकल लेंगे, है ना, पतली गली से, चलो वो अलग बात है। ये आ गया अपने पास में। अब अगर मुझे लिखना है नेट फोर्स ऑन Q2, क्या लिखना है मुझे? नेट फोर्स ऑन Q2। तो कैसे लिखूंगा नेट फोर्स ऑन Q2? भाई साहब ऐसे लिखेंगे नेट फोर्स ऑन Q2 कि फिर से वही कहानी कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे भाई वेक्टर की तरह ही जुड़ेगी, नंबर की तरह नहीं जोड़ सकते। वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, ये होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। यहां पे p क्या है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, q क्या है? दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। मान लो कोई वेक्टर है p, ये कोई वेक्टर है q, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो देखो p और q का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे लिखा जाएगा? पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों वेक्टर के बीच का 2pq और cos थीटा। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच के थीटा का कोसाइन। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखो, अगर मुझे नेट फोर्स ऑन Q2 लिखना है, इस Q2 पे नेट फोर्स लिखना है, तो इस Q2 पे दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो 1 के कारण, एक 3 के कारण। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो कर दो दोनों का सम यहां पे बस। ठीक है, तो कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा नेट फोर्स ऑन Q2 जो आएगा वो आएगा अंडर रूट पहला फोर्स क्या है? F Q2 Q1, Q2 पे Q1 के कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस दूसरा फोर्स कौन सा है? ये रहा Q2 Q3, तो लिखा Q2 Q3। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला फोर्स F Q2 Q1 इंटू दूसरा फोर्स F Q2 Q3 इंटू दोनों के बीच का कॉस एंगल, तो कॉस थीटा, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो। इस पे बहुत सारे सवाल मैं करवाऊंगा, सारे सवालों से आपको क्लैरिटी आएगी। अभी के लिए समझ में आया या नहीं आया मुझे ये बताओ। अगर समझ में आया है तो बताओ, नहीं आया है तो बताओ। रिपीट करूंगा पूरा प्रोसीजर दोबारा, अगर समझ में नहीं आया तो। एक भी बच्चा आज खाली हाथ नहीं जाएगा। खाना खाने से पहले हर बच्चा पहले फिजिक्स खाएगा और फिर ही खाना खाएगा। ठीक है, चलो आगे। आई होप बहुत सारे लोगों को आ चुका है। ठीक है, बच्चे बोल रहे फास्ट पढ़ाइए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समझ में आ गया, कहानी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक कहानी क्लियर होनी चाहिए, राइट। आगे जैसे ही मैं बढ़ूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आया आया आया, बहुत ही सही, क्रिस्टल क्लियर जिसने बोल दिया है ना, बस मजा आ चुका है। अब आ जाते हैं अपन सवालों पे। अब अपन सवाल खाएंगे। ठीक है, तो यार मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन। फटाफट से लाइक कर दो जिसने नहीं किया। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ मुझे, फिर आएगा मजा, फिर मैं दिलाऊंगा मजा आप लोगों को। ठीक है, चलो आज 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 एक जोक भी सुनाएंगे। अगर बच्चे आज बच्चे अच्छे से बताएंगे ना तो बच्चों को जोक भी सुनाएंगे। जो बच्चे सारे सही आंसर करेंगे, सारे सवालों के अगर आंसर सही मिल गए तो आज आपको फाइनल में जाते जाते एक एंडिंग में जोक में बता दूंगा। ठीक है, चलो। 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस, ये आर्ट्स नहीं है एक्सिस है। ठीक है, एट पॉइंट्स x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। द फर्स्ट पार्टिकल हैज चार्ज 1 इंटू 10⁻�8 कूलम, थर्ड का चार्ज है इतना, एंड सो ऑन, इसी क्रम में बढ़ रहे हैं चार्ज। 10th पार्टिकल का चार्ज आपको दिया हुआ है इतना। आसान सवाल नहीं है बेटा, इस सवाल के इस लेवल के सवाल तो जेईई मेंस एग्जाम में आते हुए देखे मैंने, नीट में आते हुए देखे इस लेवल के एग्जाम, इस लेवल के सवाल, और बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, और आगे देखो भाई क्या है। ठीक है, ओके ओके, आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड का काम लेंगे ना। वेक्टर फॉर्म को भूल जाओ अभी के लिए, वेक्टर फॉर्म हमें कुछ नहीं याद रखना है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है?
कूलम फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं मेरे भैया, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच के क्या बताता है, फोर्स को बताता है। ठीक है, एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस एट द ओरिजिन। सवाल समझो पहले, ठीक है, सवाल में क्या दिया हुआ है ये समझो, लेकिन सवाल समझने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दो यार। शेयर कर दोगे तो क्या है कि अपने को मोटिवेशन मिल जाएगा। मोटिवेशन जो मुझे मिल गया फिर मैं चैन से नहीं बैठूंगा, फिर तो भाई साहब खा जाऊंगा पूरा लेक्चर। देखो 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिनको कहां पे रखा हुआ है, एक एक्सिस पे रखा हुआ है। चलो फिर ठीक है, एक्सिस बनाते हैं। ये लो, ये एक्सिस हो गई अपनी यहां पे, और ये हो गई कोई वाई एक्सिस, मुझे मिल गया ओरिजिन अपना। ठीक है, अरे रुक जा, कहां जा रहा है, बस ठीक है, ये हो गया अपने पास में ओरिजिन। इस ओरिजिन पे यहां पे ओरिजिन है। ठीक है, मुझे क्या बोला गया है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख रखे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे मैं दूरी बना लेता हूं। ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर तक रखे हुए हैं। ठीक है, अब बोला क्या गया है, बोला ऐसा गया है कि पहले चार्ज का पार्टिकल है, पहले पार्टिकल का चार्ज है 1 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, तो इसका पार्टिकल का चार्ज है 1, 10⁻⁸ कूलम को मैं लिख नहीं रहा हूं। अगले का, तीसरे का पार्टिकल का चार्ज है 27, तो मैंने लिख दिया, तीसरे का चार्ज लिख दिया 27, और 10वें का दे रखा है 1000, 10वें का लिख दिया 1000। ठीक है, 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है, कर लो यार ऐसे, 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 10 की पावर -8 कूलम है, यहां भी 10 की पावर -8 कूलम है, यहां भी 10 की पावर -8 कूलम है, मतलब 10 की पावर -8 कूलम सबके साथ में मल्टीप्लाई में। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है किस पे, 1 कूलम चार्ज पे जो कहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है चुपचाप, उसका जिक्र भी नहीं किया, अभी तक मूवी में नहीं आया है। कहां पे आया है, यहां पे रखा हुआ है, और एक्चुअल में फोर्स उसी पे लिखना है मुझे। कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकालना है। अब देखो, मैं इस कमरे में बैठा हूं, ठीक है, इस कमरे में 2 लोग और हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पे कितने लोग धक्का मार सकते हैं, आप बोलोगे सर 2 लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास में 2 ही लोग हैं, अब तीसरा है ही नहीं तो धक्का कैसे मारेगा, जो है ही नहीं वो धक्का कैसे मारेगा, नहीं मार पाएगा। तो मतलब मेरे पे फोर्स कितने लोग लगा सकते हैं, सिर्फ 2 लोग। ठीक है, सेम कहानी इसके साथ है। इस चार्ज पे फोर्स लिखना है ना, इसके पास कितने लोग हैं, 10 लोग, कितने लोग फोर्स लगाएंगे, 10 लोग। क्लियर कहानी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एकदम। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी अपने को। कैलकुलेशन में हो जाए क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में मत करके आना, ये रिक्वेस्ट करूंगा जरूर। ठीक है, यहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई चलेगा, कॉन्सेप्ट में नहीं होनी है बिल्कुल भी। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। अब देखो, इस 1 कूलम चार्ज पे ये 10 चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे। कैसे कैसे लगा रहे होंगे, ये जो 1 कूलम का चार्ज है, देखो पहले जो ओरिजिन पे चार्ज है, ओरिजिन पे चार्ज है वो है 1 कूलम, यानी कि पॉजिटिव नेचर का है, जब तक नेगेटिव साइन नहीं लगाते तो पॉजिटिव है। बाकी सारे चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, ये 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 पॉजिटिव, सारे लड़के ही हैं, कोई किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा, सारे एक दूसरे को दूर भगाएंगे। सारे लड़के खड़े हुए हैं, कोई किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा, सारे एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उसी चार्ज को पकड़ना है जिसपे फोर्स पूछा गया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है कि इसको पेलना है अपने को, इसको बस इसको फोर्स लगाना है, इसके ऊपर फोर्स लगाना है। ये अपनी पूरी चार्ज की गैंग है, सारी गैंग मिलके इस पे फोर्स लगाएगी, तो वही इसके जो सारे फोर्सेज है उसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सारे पॉजिटिव है, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है। पहला चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे कहां फोर्स लगाएगा, अब कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है क्योंकि अब स्टोरी में आ रहा है कौन सा, पिंक कलर। कैसे आएगा, देखो ये पहला पॉजिटिव चार्ज है, ये ओरिजिन का भी पॉजिटिव चार्ज है। मैं पॉजिटिव पे जाके बैठ गया, मैं भी पॉजिटिव हो गया, मैंने देखा ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसे कहां धक्का लगाऊंगा, दूर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ये सारे पॉजिटिव हैं तो कूलम 1 कूलम भी पॉजिटिव है, तो सारे इसको धक्का ही लगाएंगे। अगर यहां पे एक भी नेगेटिव होता तो वो अट्रैक्ट करता इसे, लेकिन ये सारे ही पॉजिटिव हैं और ये भी पॉजिटिव है, तो सारे के बीच में इन सारे की एक गैंग है और इसकी अलग गैंग है, सारे इस पे धक्का लगाएंगे।
तो कूलम का फोर्स तो इधर की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो पहले पार्टिकल ने इस पे फोर्स लगाया इधर, सिमिलरली दूसरे ने भी लगाया इधर, तीसरे ने भी लगाया इधर, चौथे ने भी लगाया इधर, पांचवें ने भी लगाया इधर, छठे ने भी लगाया इधर, सातवें ने भी, आठवें ने भी, नवे ने भी और 10वें ने भी, सब ने मिलके एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया इस पे, किधर, इधर की तरफ, -x डायरेक्शन में, ठीक है। चलो भाई, अब ये फोर्स कितना है यही तो मुझे फाइंड करना है, यही तो पूरा गेम है, सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही फोर्स मुझे फाइंड करना है। चलो आते हैं आगे भैया, फोर्स फाइंड करते हैं। अब फोर्स होता क्या है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फोर्स होता है, जितना मुझे पता है, Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर वेक्टर कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं F, ये चार्ज जो है ओरिजिन पर रखा हो O पे, FO1, ये चार्ज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, ऐसे चार्ज मान लेते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन O पे रखा हुआ चार्ज ड्यू टू 1 पे रखा हुआ चार्ज, O पे रखे हुए चार्ज पे 1 पे रखे हुए चार्ज के कारण अगर मैं फोर्स लिख रहा हूं तो क्या होगा वो फोर्स, के पहला चार्ज 1, दूसरा चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। -2 क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था मेरे भाई, मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा भाई। यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है ना, तो यूनिट का तो ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट का ध्यान नहीं रखूंगा तो बिल अलग आ जाएगा ना, जानते हो ना। यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे तो बिजली का बिल क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, बस वो बिल नहीं गड़बड़ाना चाहिए। तो यूनिट यहां पे बराबर मात्रा में रखनी है, ठीक है, बराबर मात्रा में चल रही यूनिट। चलो अब मैं लिख देता हूं FO2, यानी कि O पे रखे हुए चार्ज के कारण, O पे रखे हुए चार्ज के ऊपर 2 वाले चार्ज के कारण फोर्स। लेकिन 2 पे तो चार्ज ही नहीं पता मुझे 3 पे चार्ज पता है, मुझे 10 पे चार्ज पता है। अब देखो यहां पे चार्ज और उनकी दूरियों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है कि जो चार्ज 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है 1 इंटू 10⁻⁻8, और 30 सेंटीमीटर पे रखा उसका मैग्नीट्यूड है 27 इंटू 10⁻⁸, और जो 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है 1000 इंटू 10 जो बिल्कुल, हाँ 100 सेंटीमीटर पे जो रखा, 10th पार्टिकल जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हो 1000 इंटू 10⁻⁸। मतलब जो पार्टिकल का नंबर है, जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, उस पार्टिकल के नंबर का क्यूब कर दो। जैसे यहां पे 1 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 इंटू 10⁻⁸ हो गया चार्ज। फिर क्या होगा, 3 कर दो, 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 27, तो 27 इंटू 10⁻⁸ आ गया। अब जैसे ये 10th पार्टिकल है, 10 का क्यूब कर दो, 1000 इंटू 10⁻⁸ आ गया। 1000 होता है ना 10 का क्यूब। तो ऐसे ही जिस नंबर का चार्ज है उसी नंबर का क्यूब करके वहां पे क्या कर दो आप, 10⁻⁸ ऐड कर दो, वही उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो जो चार्ज 2 पे रखा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये हो गया इसका चार्ज, 2 पे रखे हुए चार्ज। तो देखो अगर मैं O पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स लिख रहा हूं, किसके कारण, 2 पे रखे हुए चार्ज के कारण, तो कितना आएगा, K पहला चार्ज कितना है, 1 कूलम, इंटू दूसरा चार्ज कितना है, 2 पे रखे हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड है 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम, डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2। फिर से इसको क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, क्योंकि ये दूरियां सेंटीमीटर में है, इन्हें मीटर में चेंज कर लिया। सिमिलरली एक और लिख के दिखा रहा हूं, फिर पैटर्न समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर मैं लिखना चाहता हूं FO3, यानी कि O पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स 3 पे रखे हुए चार्ज के कारण, तो देखो O पे चार्ज जो रखा हुआ है वो उस पे फोर्स लिखना है मुझे, किसके, 3 पे रखे हुए चार्ज के कारण। तो देखो K इंटू पहला चार्ज 1 कूलम, दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा, इस बार 3 पे रखा हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 27 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को अगेन मीटर में चेंज कर लिया। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है।
अब एक छोटी सी चीज बताऊंगा, सवाल खत्म है, अगले सवाल पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। गुड इवनिंग बेटा, जो भी अभी जुड़े हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के आगे तक तो इसे देखें, जो छूट गया है पार्ट उसे वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देख लें, ठीक है। और जो लेक्चर 3 है उसे जरूर पढ़ के आए, क्योंकि वहां पे कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म डिस्कस हुआ था। उसके अलावा लाइक करें सेशन को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे, क्योंकि शेयर करना इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। नंबर ऑफ लोग जो बढ़ते रहते हैं उसके बाद ही मेरे को क्या मोटिवेशन मिलती है अच्छे से चीजों को समझाने की। ओके ठीक है, तो FO1 आ गया, O2 आ गया, O3 आ गया, मतलब O पे रखे हुए चार्ज को 1 2 3 सारे के सारे चार्ज क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। 1 भी इधर लगा रहा है, 2 भी इधर लगा रहा है, 3 भी 4 भी, सारे फोर्स इधर इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे चार्ज इस पे क्या कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं। अब समझो मेरी बात को, बात क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लो एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में P, ठीक है, दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में Q, तीसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में A और चौथा वेक्टर इस डायरेक्शन में B, ठीक है, मतलब इनके मैग्नीट्यूड है। अब आप चारों वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो P प्लस Q प्लस A प्लस B डायरेक्ट लिख दोगे। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है भैया, वेक्टर तो आप लोगों को पता है ना क्या होता है वेक्टर, आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना अगर कोई भी वेक्टर एक डायरेक्शन में हो। अगर सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड करके लिखा जा सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहां पे 10 फोर्स हैं, पहला चार्ज लगा रहा है इस पे इधर, दूसरा भी लगा रहा है इधर, तीसरा भी लगा रहा है इधर, चौथा भी लगा रहा है इधर, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, नौवां भी, 10वां भी, सारे चार्जेस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं। मतलब FO1 की डायरेक्शन भी यही है, FO2 की डायरेक्शन भी यही है, FO3 की डायरेक्शन भी यही है, O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 सबकी डायरेक्शन यही है, ठीक है। अगर सारे फोर्सेस की डायरेक्शन इधर ही है तो इसका मतलब सारे फोर्सेस को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं मैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर हो गए और वेक्टर सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं तो मैं सारे फोर्सेस को ऐड कर सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया ऐड करने के लिए, ठीक है। कैसे लिख दिया, मैंने लिखा F नेट, ठीक है। F नेट किस पे लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं अपने O पे रखे हुए चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, FO1 प्लस FO2 प्लस FO3 एंड सो ऑन अप टू FO10, ठीक है, यही होगा। चलो आगे चलूंगा, तो O1 कितना है, O1 है कि Q1 की वैल्यू 1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है दूसरा चार्ज कौन सा है, दूसरा चार्ज है 1 × 10⁻⁻8, ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस O2 कितना है कि पहला चार्ज है 1, दूसरा चार्ज है 8 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सारा बता चुका हूं, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर जाके देख लेना। देखो FO2 की वैल्यू क्या है, यही है K1 8 × 10⁻⁻1 20 × 10⁻², ठीक है, स्क्वायर कर दिया। FO3 की वैल्यू भी लिख लेता हूं, चलो। FO3 की वैल्यू क्या है, K1 × 27 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 30 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड सो ऑन, मामला ऐसे ही आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब मामला ऐसे आगे चलता रहेगा, मुझे कैसे पता चला भाई, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि एक पैटर्न मुझे नजर आया। क्या पैटर्न मुझे नजर आया, मुझे यह पैटर्न नजर आया कि हर एक टर्म में K आएगा, हर एक टर्म में K आएगा तो K लिख दिया, हर एक टर्म में 1 आएगा तो 1 भी कॉमन आ गया, ठीक है। हर एक टर्म में ऊपर 10⁻⁻8 आएगा तो 10⁻⁻8 कॉमन आ गया, हर एक टर्म में 10⁻⁻4 आएगा नीचे। क्यों आएगा, क्योंकि भाई साहब नीचे की तरफ 10⁻⁻2 का स्क्वायर हर टर्म में आएगा, क्योंकि दूरी सेंटीमीटर में थी, ठीक है। तो नीचे की तरफ मैंने 10⁻⁻4 भी कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर यानी कि 100, प्लस यहां बचेगा कितना 8 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर यानी कि 400, प्लस यहां बचेगा 27 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 64, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है।
एंड सो ऑन, ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा। एंड में मेरे को यहां पे जाके आखिरी चार्ज क्या है, आखिरी चार्ज था अपने पास में 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय दूरी कितनी थी 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000। ठीक है, इस तरह का मामला कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे से 100 भी कॉमन आ रहा है, 100 भी कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे से 100 कॉमन लेंगे तो k इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन 10 टू पावर -4। नीचे से 100 कॉमन ले लिया तो नीचे 100 कॉमन आ गया, यहां बचा क्या 1 अपॉन नीचे से 100 आ गया 1 प्लस 8 अपॉन 4 प्लस 27 अपॉन 9 प्लस 64 अपॉन 16 प्लस एंड सो ऑन, नीचे से 100 कॉमन आ गया तो 1000 अपॉन 100 ये बचा। आगे चलते हैं भाई, यही बचेगा ना, समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई ये आ गया k इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -8 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर, ये -4 है, ये प्लस की 2 है, इसका मतलब -2 हो जाएगा। 1 प्लस ये 2 बार कटा, प्लस ये 3 बार कटा, प्लस ये 4 बार कटा, अगला 5 बार कटेगा, फिर 6 बार कटेगा, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार, क्या ये 10 बार कट रहा है? बिल्कुल कटेगा। आगे आ जा भाई, ये तो 10 नेचुरल नंबर्स का क्या आ गया, सम आ गया भाई, 10 नेचुरल नंबर्स का सम आ गया। ठीक है, तो अगर ये 10 नेचुरल नंबर्स का सम आ गया है तो कितना होता है नेचुरल नंबर का, वैसे तो 55 होता है, मुझे तो पता है 10 नेचुरल नंबर्स का सम, लेकिन आप लोग जोड़ोगे कैसे, n/2 a + l, पहली टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स पता है, n/2 इंटू a + l, या फिर आप वैसे ही जोड़ दो। तो आपको वैल्यू ले रखनी है बस, k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 1 एज इट इज, 1 को तो लिखने का मतलब भी नहीं है, 10 टू पावर -8 ऊपर, -2 नीचे और 55 यहाँ पे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया, 9 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 45, 5 4 गया और 49 आ गया, 9 5 45 और 4 आया उसका कैरी, कितना हो गया कैरी, कौन सा कैरी मिनाटी नहीं, अपना वाला कैरी, 9 5 45 4 कैरी तो 49 हो गया, इंटू 10 टू पावर 9 में से 8 गया तो 1 और ये ऊपर जाके हो गया 3, तो इतना न्यूटन फोर्स लगेगा अपने एक चार्ज पे जो कि कहां रखा हुआ है, ओ पे रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं यार, बहुत सारे सवाल हम लोगों को क्लियर करने हैं। ठीक है, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर कोई भी टर्म आपकी मिस होती है तो। चलो भाई अब ये वाला सवाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है और थोड़ा सा मुझे भी टाइम लग सकता है, टाइम तो लगाना पड़ेगा भैया, नहीं तो कोर्स हमारा रह जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई क्या बात है, बात समझो। 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन एक्सिस, 3 माइक्रोकूलम एट एक्सिस इक्वल्स टू 0, -4 माइक्रोकूलम है 50 सेंटीमीटर और -5 माइक्रोकूलम रखा है 120 सेंटीमीटर पे। -4 माइक्रोकूलम पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है चार्ज। ठीक है, चलो फटाफट। अब देखो फिर से मेरे पास एक्सिस का सवाल है, लेकिन उसमें तो 10 मेरे पास चार्ज थे, वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो गया था, लेकिन यहाँ पे अब इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसे फटाफट से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अपने बच्चों को इसमें परेशानी आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये हो गई बात, ऐसी और ऐसी। ठीक है, एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। x इज इक्वल्स टू 0 पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम, तो मैंने लिख दिया 3 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे, तो 50 सेंटीमीटर कहीं यहां मान लेता हूं, यहां पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सॉरी -4 माइक्रोकूलम है, तो यहां रखूंगा -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये 4 माइक्रोकूलम हो गया। एक रखा हुआ है यहां पे 120 पे, कितना है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फोर्स ऑन -4 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, मतलब -4 माइक्रोकूलम चार्ज पे फोर्स निकालना है। देखो भैया, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू 50 है और ये x इक्वल्स टू 120 है। ठीक है, इस पे फोर्स निकालना है। वही बात, अब मैं यहां आके खड़ा हो गया, मेरे इधर भी एक बंदा है, मेरे इधर भी एक बंदा है। अगर मैं अपने आप को नेगेटिव समझ रहा हूं तो मैं बंदा हूं, तो मेरे इधर बंदा इधर बंदी है। अब मैं बोलूं
कि मेरे पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है, तो मेरे पे ये फोर्स लगा सकता है और ये फोर्स लगा सकती है। अब लगाएंगे दोनों ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस चार्ज पे अगर मुझे फोर्स लिखना है तो केवल दो ही चार्ज हैं इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले, 3 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखना है कि कौन कैसे फोर्स लगाता है। मुझे इस पे फोर्स लिखना है, 3 माइक्रोकूलम जो है ये क्या है, ये है पॉजिटिव चार्ज और मैं हूं नेगेटिव चार्ज। ये चाहेगी कि मैं इसके पास आ जाऊं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चाहता है हमेशा नेगेटिव उसके पास आए, ठीक है। तो पॉजिटिव चाहेगी कि नेगेटिव उसके हमेशा पास आए, ठीक है। तो क्या करेगा, ये मेरे को इधर खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि 3 माइक्रोकूलम का -4 माइक्रोकूलम पे फोर्स होगा इधर की तरफ, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, और चार्ज की तरफ। क्यों, क्योंकि ये चाहेगा मैं इसके पास आ जाऊं, ठीक है। वहीं पे ये है 5 माइक्रोकूलम, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है, मैं भी नेगेटिव हूं, ये चाहेगा कि मैं इससे दूर रहूं, तो ये दूर का भगाने के लिए मुझे क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, यानी कि ये चाहेगा कि इधर ही जाए ये, यानी कि ये भी इसे क्या करेगा, मुझे इधर की डायरेक्शन में भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब दोनों फोर्सेस हो गए अगेन सेम डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हो जाते हैं तो हमें तो पता भैया उनको डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड लिखो, डायरेक्ट जोड़ दो। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि मान लो दो वेक्टर है P और Q, ठीक है, P है Q है, सेम डायरेक्शन में, इनका मतलब इनके बीच का थीटा कितना है, एंगल इनके बीच का 0 है। अगर इनके बीच का एंगल 0 है तो इनका रिजल्टेंट लिखा जाएगा पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2PQ इंटू cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो लिखा मैंने √P² प्लस Q² प्लस 2PQ, cos 0 हो गया 1। अब ये तो भैया P प्लस Q का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, √ से होल स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो ये तो अल्टीमेटली P प्लस Q निकल के आ गया। तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा ना, मैं बार बार ये सब थोड़ी ना करूंगा, 11वीं में सिखाया जाता है ये तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सब लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस पे फोर्स लिखना है मुझे -4 माइक्रोकूलम पे, तो -4 माइक्रोकूलम पे किसके कारण, 3 माइक्रोकूलम के कारण फोर्स लिख रहा हूं, ठीक है। -4 माइक्रोकूलम पे 3 माइक्रोकूलम के कारण फोर्स के, पहला चार्ज 3 × 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब -6 होता है, दूसरा चार्ज 4 × 10⁻⁻6। अब देखो चार्ज लिखते टाइम साइन नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने यहीं पे फोर्स कंसीडर कर लिया ना। चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है Q1 Q2 में। नेगेटिव का मतलब है उसका नेचर नेगेटिव है, चार्ज की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, चार्ज का नेचर नेगेटिव है, वो नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में, यानी कि वो एक लड़का है। अगर नेगेटिव को मैं लड़का समझ रहा हूं तो वो लड़का है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं देख रहा है, नहीं कि कैसा है क्या नहीं है, बस ये है कि ये एक लड़का है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव है तो ये तो सही है, वैसे तो पॉजिटिव ही रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हमेशा चार्ज को पॉजिटिव ही रखना है, यहां पे नेगेटिव साइन के साथ कभी नहीं रखना है, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है सिर्फ उसका नेचर दिखाने के लिए, जो हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देखो ये x = 0 पे 50 पे, दोनों का क्या हो गया डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे मुझे पता चल जाएगा। अब मुझे लिखना है फोर्स ऑन -4 कूलम ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू पहला चार्ज 4 × 10⁻⁻6 इंटू दूसरा चार्ज 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये 50 पे 120 पे यानी कि 70, तो 70 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर में दी हुई है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करके लिखूंगा यार, ठीक है, क्लियर बात है। तो यार फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इसके बाद एक और सवाल है छोटा सा जो मैं आप लोगों से करवाऊंगा, और उसमें आप लोगों की मुझे थोड़ी मदद चाहिए होगी, तो फटाफट शेयर कर दो जिस भी ने भी अभी तक नहीं किया है, राइट। तो ये F4 आ गया, F4 5 आ गया, 4 पे 5 के कारण फोर्स, और ये आ गया 4 पे 3 के कारण फोर्स। दोनों के कारण अगर फोर्स लिखूंगा तो इसको और इसको डायरेक्ट जोड़ दूंगा, बताया था क्यों जोड़ रहा हूं, है हालांकि दोनों वेक्टर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, इसलिए डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो एक बच्चा बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर, भाई साहब जब जागो तभी सवेरा, वो वाला काम कर रहे हो आप, ठीक है, अभी उठ रहे हो ना, पूरी रात देख रहे हो मिर्जापुर हैं, और क्या देखते हो,
जो भी देखते हो मुझे क्या मतलब, ठीक है, बट पढ़ाई करो, डाउट नोट जरूर देखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइफ में बहुत काम आएगा आगे। चलो भैया आगे सवाल जो है ये है कंसीडर 3 चार्जेस, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद अपना गेम ओवर। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? चलो इस सवाल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है अपने पास में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। ये साइड है L, ये साइड है L और ये साइड है L, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया है। अब क्या हो रहा है, अब कुछ ऐसा हो रहा है कि इसके सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड क्या होता है जहां पे इनका तीनों का एंगल्स का क्या काटेगा, बाइसेक्टर, ठीक है। यहां पे काट रहा है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, यहां पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, यहां पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, यहां पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, बच्चे बोल रहे हैं सर जीरो चार्ज होगा, जीरो चार्ज नहीं होगा बेटा, फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, गलती को सीखो सुधारना। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फोर्स की बात हो रही है। जीरो हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, हाँ बहुत सही है, एनसीईआरटी का तो बहुत अच्छी बात है ना, बाकी सिखा तो रहा हूं यार, समझो सिखा तो रहा हूं, रुको जरा सबर करो, सिखा रहा हूं, रुको अभी मत भागो। देखो L आ गया अपने पास में और बोल रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, इस पे सेंट्रोइड पे चार्ज निकालना है, फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो सेम कहानी दोबारा से रिपीट होगी। क्या कहानी होगी, कहानी ये होगी कि ये एक चार्ज है, इसको 3 चार्जेस ने घेरा हुआ है, ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, ठीक है। अब तीनों के तीनों चार्जेस क्या करेंगे, इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये चार्ज और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे और तीनों का ही मुझे इसके फोर्स पे क्या लिखना है, रिजल्टेंट निकला है, दैट विल बी माय आंसर, ठीक है। चलो देखो भाई, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, ये A मान लेता हूं वर्टिसेस, ये B मान लेता हूं, ये C मान लेता हूं और ये पॉइंट मान लेता हूं O, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू A, O पे रखे हुए चार्ज पर A पे रखे हुए चार्ज के कारण फोर्स, तो वो आएगा K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो सबसे बड़ा पंगा तो आएगा दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दूसरा पंगा क्या आएगा कि भैया फोर्स की डायरेक्शन, तो सारे चार्ज पॉजिटिव है तो एक दूसरे को धक्का ही मारेंगे, दूरी भगाएंगे एक दूसरे को, पास तो कोई आना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो सारे एक दूसरे को बस भगाने की कोशिश करेंगे। तो ये चार्ज इस पे कहां फोर्स लगाएगा, दूर, इस चार्ज को भगाना चाहेगा दूर, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन आ गई FOA की, O पे रखे हुए चार्ज पे A पे रखे हुए चार्ज के कारण फोर्स, ठीक है। अब ये दूरी निकाल लेते हैं, ये दूरी कितनी आएगी, देखो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल तो 60 होना बनता है और ये एंगल का है बाइसेक्टर, तो ये होगा 30 डिग्री हो गया। ये मैंने डाला यहां पे परपेंडिकुलर, बिल्कुल जो बीच में से डिवाइड कर रहा है। अगर ये लेंथ है L तो ये लेंथ होगी L/2, ये लेंथ होगी L/2, क्योंकि ये भाई बीच में से डिवाइड कर रहा है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा इक्वली, ठीक है। तो ये हो गया L/2, ये हो गया L/2। अब देखो ये दूरी मुझे फाइंड करनी है यहां से और यहां तक की, क्या AO मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मुझे पता है ये दूरी है L/2, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं cos 30, ठीक है। cos 30 लिखूंगा इस ट्राइंगल में AO और ये वाला पॉइंट जो भी बोलो इसे P बोल लो, ठीक है, P बोल लो इसे, AOP में जो cos 30 है, cos थीटा है, क्या लिखूंगा उसे, cos 30 को लिख सकता हूं L/2 डिवाइडेड बाय AO, ठीक है, लिख सकता हूं। इसका मतलब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 बराबर आ जाएगा L/2AO, ठीक है। 2 से 2 कैंसल आउट, AO की वैल्यू आ गई L/√3, ठीक है। तो L/√3 आ गई AO की वैल्यू, L/√3 मुझे यहां रख देनी है, L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि A और O के बीच की दूरी क्या आ गई, L/√3 आ गई। सिमिलरली C और O के बीच की दूरी भी L/√3 होगी और B और O के बीच की दूरी भी L/√3 होगी।
क्यों होगी? इसका रीजन साफ है भैया, जैसे ये दो भाग में बटा है वैसे ये एंगल भी तो दो भाग में बटा है, ये एंगल भी तो दो भाग में बटा है। अब बाकी आप दूरी निकाल के देख लेना खुद से, या आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। पहला फोर्स आ गया, ओके। अब लिखता हूं मैं दूसरा फोर्स, एफ कितना, ओ बी। ओ पे रखे चार्ज के ऊपर बी पे रखे चार्ज के कारण फोर्स, के इंटू पहला चार्ज स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू, अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी है, L/√3, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो जी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाने की कोशिश करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, दूर की तरफ। ठीक है, ये क्या आ गया, FOB। ठीक है, अब O पे रखे हुए चार्ज पे C पे रखे हुए चार्ज के कारण फोर्स लिख देना है। ठीक है, तो FOC लिख रहा हूं। K पहला चार्ज, C पे रखा हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, दूसरा चार्ज Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी, अगेन वही L/√3 रहेगी, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, गलत क्यों है, गलत क्यों है, गलत क्यों है, गलत बताओ तो सही। इस चार्ज पे फोर्स लिखना है, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया, फोर्स इधर, इसके कारण क्या हो गया, फोर्स इधर, सही तो है, गलत क्यों है? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों का गलत हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक सवाल बिल्कुल सही चल रहा है, और सही चल रहा है इसी बात के लिए लाइक कर देना आप लोगों को। ठीक है, अब यार देखो, मैंने तीनों फोर्स निकाल लिए। मैंने इसके कारण यहां पे फोर्स निकाला, इधर आया, इसके कारण इस पे फोर्स निकाला, इधर आया। अब सी के कारण ओ पे फोर्स किधर आएगा, सी पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव चार्ज को कहां भगाने की कोशिश करेगा, दूर की तरफ। तो यहां से अलोंग द लाइन जॉइनिंग, दूर की तरफ, यह आ गया FOC। ठीक है, तीनों फोर्स आ गए, तीनों फोर्स की डायरेक्शन आ गई, तीन वेक्टर पता चल गए। तीनों वेक्टर का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, वेक्टर वाला, वेक्टर सम। तीनों के बीच के एंगल को जोड़ दूंगा, वेक्टर सम कर दूंगा, खेल खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, तो देखो तीनों वेक्टर का सम तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बार मैग्नीट्यूड तो देख लूं। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, FOA को देखता हूं, KQQ/L/√3 का स्क्वायर, KQQ/L/√3 का स्क्वायर, KQQ/L/√3 का स्क्वायर। यार ये तो कमाल हो गया, तीनों के तीनों चार्ज इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी को मैं क्या मान लेता हूं, F मान लेता हूं, तो ये भी क्या हो गया, F हो गया, और ये भी क्या हो गया, F ही हो गया। मतलब कि अगर ये चार्ज इस पे F फोर्स लगा रहा है इधर, तो ये चार्ज इस पे F फोर्स लगाएगा इधर, और ऊपर वाले की दया से ये चार्ज इस पे फोर्स लगा देगा F इधर। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों को वेक्टोरियली तो ऐड करना है भाई, खेल खत्म हो गया सवाल बस। अब वेक्टोरियली कैसे ऐड करना है, देखो मुझे दो वेक्टर का एडिशन आता है सिर्फ, उसके आगे मुझे नहीं पता चीजें कैसे होंगी। ठीक है, मुझे क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर का एडिशन आता है, तो मैं कोई भी दो चूज कर लेता हूं, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया। इन दोनों को क्या है, आसानी दिख रही है मुझे सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। अब देखो एंगल कितना है ये समझ लेते हैं, इसको यहां से ले जाएंगे, यहां से ले जाएंगे। ये एंगल है 30, ये है 90, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर है तो हो गया 60, ये 60, सिमिलरली ये 30, ये 90, तो ये 60। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का एंगल हो गया वेक्टर का 120 डिग्री। ठीक है, इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूं, रिजल्टेंट निकालता हूं मैं। कैसे निकलेगा रिजल्टेंट, F², पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों के 2 टाइम्स, पहला फोर्स दूसरा फोर्स और उनके बीच का कॉस एंगल। ठीक है, और उसका अंडर रूट कर दिया, तो ये आया F² प्लस 2 टाइम्स F², cos 120 क्या होता है, -1/2, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2, और ये -F² बन गया, प्लस F² है, इससे ये भी कैंसल आउट हो गया। तो क्या आया, √F², यानी कि F। यानी कि भैया जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, ये वाला और ये वाला, इसका रिजल्टेंट तो कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा F। जब भी 120 डिग्री पे दो फोर्स लगते हैं, जब भी 120 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है अगर वो इक्वल है, देखो ये F फोर्स है और ये भी F है, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर है। यहां तक कहानी क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड तीनों फोर्सेस का बराबर है, यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को।
तो यार अगर मुझे पता है एक पार्ट एक कोई चीज रखी हुई है, उसे मैं इधर से भी बराबर फोर्स से खींच रहा हूं, उधर से भी बराबर फोर्स से खींच रहा हूं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? बिल्कुल बीच में आएगा। और क्योंकि ये 120 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट आएगा F के बराबर ही। यानी कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट अगर 120 डिग्री पे मैं निकालूं, दोनों फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे है तो कहां आएगा? बिल्कुल बीच में, यहां पे। ठीक है, चाहे तो आप वेक्टर का रिजल्टेंट का एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे बिल्कुल बीच में आएगा, आपको पता है। ठीक है, अब यार रिजल्टेंट की वैल्यू भी F ही आई और बिल्कुल बीच में आएगी, नीचे भी फोर्स F लग रहा है, तो दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट हो गए, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट हो गए, तो क्या होगा? नेट फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसमें? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि यार यहां पे एक फोर्स लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स लगते हैं 120 डिग्री पे। रिजल्टेंट कितना आया? F के बराबर आएगा। कहां पे? बिल्कुल बीच में। ठीक है, अब ऊपर की तरफ आया F फोर्स और Q पे नीचे की तरफ ऑलरेडी लग रहा है F फोर्स। दो फोर्स बराबर हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो क्या होंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, समझ गए? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बीच में कैसे आएगा असर? विशाल गुप्ता ने पूछा है। भाई साहब 11वीं क्लास में जाओ, 11वीं क्लास में जाओ और याद करो पैरेललोग्राम थ्योरम ऑफ वेक्टर एडिशन। याद करो क्या बताया था? ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट कहीं आएगा R। ठीक है, ये आ गया R, रिजल्टेंट है ये। P और Q के बीच का एंगल है थीटा, लेकिन रिजल्टेंट R जो है वो बनाता है Q के साथ में एंगल अल्फा। ठीक है, Q क्या है आपको पता है ना? Q भी एक वेक्टर है और P भी एक वेक्टर है। रिजल्टेंट का Q के साथ में एंगल है, मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, क्या आ गया? एंगल अल्फा। तो अपन क्या लिखते थे कि ये अल्फा जो होगा, इसका टेन जो होगा, टेन अल्फा होगा, वो क्या लिखते थे हम? वो लिखते थे Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा, ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना आ जाएगा? वहां पे वैल्यूज पुट करके देखूंगा तो मेरे को वैल्यूज पता चल जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? 11वीं क्लास का आपका वेक्टर लॉ का पैरेललोग्राम थ्योरम है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी रिजल्टेंट का किसी भी एक वेक्टर के साथ एंगल कितना आना चाहिए। बस वही तो मैंने यहां पे बताया है। किसी भी रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट था, किसी भी एक वेक्टर के साथ एंगल कितना आना चाहिए, ये चीज। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? चलो, और ये तो वैसे भी एक थ्योरम है, आप लोगों को फिजिक्स में 11वीं में बताई जाती है कि दो वेक्टर 120 डिग्री पे हों और बराबर हों तो भैया उनके बीच में आता है, बिल्कुल क्या आता है बीच में? रिजल्टेंट। समझ गए? चलो, तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई है जो भी चीज है। ठीक है, हाँ भाई, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आप लोगों से 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आप लोगों से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, ओके। सर आप दाढ़ी में अच्छे लगते हैं। यार उग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन की बात है। ठीक है, अभी है जो है, जैसा है ऐसा ही है, 2-3 दिन काम चलाओ ऐसे ही। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने काफी एंजॉय किया है सेशन। कल मिलते हैं फिर से अगेन। कल मेरी 11 बजे क्लास है। कौन सी क्लास है? जेई मेन की क्लास है। जो बच्चे जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं कल क्लास में जरूर आएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, कोई भी चीज मिस हो गई है आप लोगों से, प्लेबैक दोबारा कर सकते हैं आप, वापस से जाएं, रिवाइंड करें और फिर से पूरी वीडियो देखें। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें बता दें भैया, क्या बताना है? बताना यह है कि भैया यहां पे हमने आज कूलम लॉ के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आप लोगों को, चलो मैं होमवर्क दे देता हूं। छोड़ो, ये वाला सवाल है, होमवर्क करके लेके आओ। ठीक है, ये वाला सवाल है, इसे होमवर्क में करके लेके आना है। अगली क्लास जब भी होगी तो मैं पहले इसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो करूंगा ही।
ये वाला सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ूंगा नहीं, टाइम हो चुका है क्लास का, ज्यादा मैंने खुद ने टाइम ले लिया है, अब मुझे भी भूख लग रही है, खाना खाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू।